कहा था कि भार्ब सेंटेंस का किंग है। आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि जुमले का राजा भार्ब के मुतालिक बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप शुरू से आखिर तक देखें। मैं कह सकता हूं कि आपको काफ़ी नॉलेज फराहम होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि भार्ब किसे कहते हैं और भार्ब के कितने काइंड्स हैं, यानी कि भार्ब एंड काइंड्स ऑफ भार्ब। भार्ब किसे कहते हैं और उसके कितने एग्जाम हैं और क्या क्या। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भार्ब किसे कहते हैं। आज हम डिफिनेशन देखते हैं कि भार्ब किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ ये रहा आप लोगों के सामने डिफिनेशन। अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड भार्ब। क्या कहा? अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे भार्ब कहते हैं। समझ में आई? दूसरा डिफिनेशन यहाँ देखिए कि अ भार्ब इज अ वर्ड। भार्ब क्या है? एक वर्ड है यूज फॉर सेइंग समथिंग, जो जिसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ कहने के लिए। अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या किसी थिंग के मुताल्लिक, किसी शख्स या चीज़ के मुताल्लिक कुछ कहने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उस वर्ड को भार्ब कहते हैं। ये जेसी निस्फेल्ड ने की किताब में मैंने पढ़ा था। और आगे देखते हैं इसका डिफिनेशन एक और है। यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। वर्ब एक वर्ड है जो कुछ कहता है किसके मुताल्लिक? सब्जेक्ट के मुताल्लिक। और वी में से, और हम इसके अलावा और कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच सेज व्हाट अ सब्जेक्ट डज। हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या करता है जुमले में। व्हाट इज डन, क्या किया उन्होंने, है ना। अ वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक लफ्ज़ होता है क्या? वर्ब। मैंने पहले कह चुका है, क्या कह चुका कि सेंटेंस का किंग होता है भार्ब। भार्ब के बारे में हम सबों को जानना जरूरी है। अगर भार्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका मतलब हम लोग इंग्लिश का कुछ नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ ऑल दिस डिफिनेशन डिस्क्राइब द भार्ब एज अ वर्ड, है ना, दैट सेज समथिंग अबाउट समथिंग, सम पर्सन और थिंग। क्या कहा? कहा कि जितने भी डिफिनेशन ऊपर में दिया गया है, जो मैंने अभी अभी जो सारे डिफिनेशन का मुताला किया, तो ये सारे डिफिनेशन से ये पता चलता है कि भार्ब जो है किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कहता है। यही ना मतलब, यानी कि शॉर्ट में अगर कहा जाए तो भार्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म होता है, उसे हम भार्ब कह सकते हैं। आइए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ भार्ब, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ भार्ब, द मोस्ट जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द भार्ब इज इनटू मेन भार्ब एंड एक्सुलेटरी भार्ब, है ना। कहा मेन भार्ब और एक्सुलेटरी भार्ब। तो देखिए मेन भार्ब और एक्सुलेटरी भार्ब किसे कहते हैं, है ना। डिक्शनरी में जितनी भी भार्ब्स है, जितनी भी भार्ब्स है, एक्सुलेटरी भार्ब को छोड़कर सब के सब मेन भार्ब है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पूरे डिक्शनरी में इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी भार्ब आपके सामने आएंगे सब के सब सिर्फ एक्सुलेटरी भार्ब को छोड़कर, जिसकी तादाद सिर्फ 24 है। एक्सुलेटरी भार्ब की तादाद कितनी है? 24 है। इन 24 भार्ब को छोड़कर जितने भी भार्ब आपको मिलेंगे सब के सब मेन भार्ब है। आइए डिफिनेशन देख लेते हैं कि ऑल भार्ब्स दैट ऑल भार्ब्स अदर देन एक्सुलेटरी भार्ब्स आर कोल्ड मेन भार्ब्स। क्या बोला? बोला कि एक्सुलेटरी भार्ब को छोड़कर जितनी भी भार्ब्स है सब के सब मेन भार्ब्स है। द मेन भार्ब इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल भार्ब। मेन भार्ब को प्रिंसिपल भार्ब भी कहा जाता है और फुल भार्ब या फुल भार्ब भी कह सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। एक्चुअली अ मेन भार्ब इज एनी भार्ब इन सेंटेंस विच इज़ नॉट एन एक्सुलेटरी भार्ब। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्सुलेटरी भार्ब जो नहीं है सेंटेंस में वो मेन भार्ब है। तो आइए बात करते हैं मेन भार्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फॉर्म्स। हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेन भार्ब को जो है ना कितने 6 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। सबसे पहला ट्रांजिटिव भार्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव भार्ब, तीसरा रेगुलर भार्ब, चौथा इर्रेगुलर भार्ब, पांचवा फिनाइट भार्ब एंड नेक्स्ट वन इज इनफिनाइट भार्ब। इनफिनाइट भार्ब। आइए एक एक करके बात करते हैं और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि
किसे कहते हैं ट्रांजिटिव, किसे कहते हैं इंट्रांजिटिव, किसे कहते हैं रेगुलर, किसे कहते हैं इरेगुलर, एक एक करके जानेंगे। उससे पहले हमको सब जानना चाहिए एक्सुलरी वर्ब का डिफिनेशन। एक्सुलरी वर्ब का डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि एक्सुलरी वर्ब्स आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। एक्सुलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है, हम हेल्पिंग वर्ब भी उसको कह सकते हैं। एंड हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब, और जो अमूमन प्रिंसिपल वर्ब को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू फॉर्म दियर टेंस और मूड, टेंस और मूड को फॉर्म करने के लिए, है ना। एक्सुलरी वर्ब्स आर यूज्ड प्राइमरीली टू शो वेदर एन एक्शन इज कंप्लीट, हैबिचुअल और कंटिन्यूअस। These are also used in negation, interrogation and emphatic statements. इन ये जो बोला गया है ना, these are also used in negation, interrogation and emphatic statement, इन सारे चीज़ों के लिए एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक्सुलरी वर्ब जो है ना, एक्सुलरी वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स। सॉरी यहाँ 3 का स्पेलिंग गलत है, THR होगा, यहाँ R नहीं दिया गया है। आप एक्सुलरी वर्ब्स को 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या क्या? एक नंबर प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब जिनकी तादाद सिर्फ 11 है। प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब की तादाद कितनी है? 11 है। उसके बाद वो क्या क्या? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, हैज़, हैव, हैड, बस इतनी ही है, सिर्फ 11। 24 में से 11 चला गया, कितना बचा? आगे देखते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब जिसकी तादाद सिर्फ 10 है। क्या क्या? सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ought to। कितने हो गए? 10। 10 और ऊपर कितने बोला मैंने? 11। कितने हो गए? 21। बचा कितना? 3। 3 है सेमी मॉडल्स। तो एक्सुलरी वर्ब कितने हिस्सों में तकसीम किए गए हैं? एक्सुलरी वर्ब के 3 फॉर्म्स मैंने बताया। प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब जिसकी तादाद सिर्फ 11 है, ये रहा। और उसके बाद मॉडल एक्सुलरी वर्ब जिसकी तादाद सिर्फ 10 है, ये रहा। सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। और उसके बाद बाकी 3 बचा जिसका नाम हम बोल सकते हैं सेमी मॉडल्स, नीड, डेयर और यूज टू। आइए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ये रहा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। देखिए एक सेंटेंस है, हम सब जानते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ए हुआ एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ए क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि नहीं, जिसको सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट का भी ज़रूरत पड़ता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं यहाँ कि ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। एक्शन को रिसीव करने के लिए ज़रूरत पड़ता है किसका? ऑब्जेक्ट का। बगैर ऑब्जेक्ट का जो है एक्शन रिसीव नहीं हो पाएगा। या हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है ना, वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए जो है नाउन का होना ज़रूरी है, प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, और अगर नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो नाउन इक्विवेलेंट का होना ज़रूरी है। अगर दुनिया का कोई वर्ड अगर वो नाउन है तो वो हो सकता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर कोई वर्ड अगर वो प्रोनाउन है तो वो हो सकता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो नाउन इक्विवेलेंट का होना ज़रूरी है ना। देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब नीडेड बोथ। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको दोनों की जरूरत पड़ता है। किसकी? सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में एक्सप्रेस किया हुआ रहता है, जाहिर किया हुआ रहता है ना। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। कुछ सेंटेंसेस दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है ही किक्ड, उसने लात मारा। ठीक है, दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ये क्यों इनकम्प्लीट है? उसने लात मारा, किसको मारा?
देयर इज एन एक्शन दैट इज मिसिंग, एक एक्शन जो मिसिंग है, वो उसने तो लात मारा मगर किसको मारा पता नहीं चल रहा है। वी आर परहैप्स वंडरिंग दैट होम ही किक्ड, हम लोग शायद पूछ सकते हैं ना किसको लात मारा, पूछ सकते हैं ना उसने जो लात मारा किसको मारा। तो हियर किक्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ किक, ये क्या है, ये किक्ड जो है ये पास्ट फॉर्म है किक का, एंड अ ट्रांजिटिव वर्ब, और है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब है। वी नो दैट ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है। आफ्टर इट, उसके बाद, टू कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लुक एट द सेंटेंस, अब देखिए नीचे का सेंटेंस को, ये रहा ही किक्ड द बॉल। अभी पहले मैंने कहा था ही किक्ड, बस और कुछ नहीं कहा था। अभी मैं कह रहा हूँ कि ही किक्ड द बॉल। अभी क्या सेंटेंस मुकम्मल है, बिल्कुल मुकम्मल है। अब पता चला कि उसने किसको लात मारा। ही किक्ड द बॉल इज कंप्लीट, नाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट होम ही किक्ड। अब हमें पता चल गया कि वो किसको लात मारा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई सी, यहाँ देखिए आई सी, मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ भाई, मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, आप सोचते होंगे ना कि वो देखता है, क्या देखता है। वी नो दैट सी इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, हम सब जानते हैं कि सी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। सो द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, यहाँ जो ये सेंटेंस है आई सी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्यों इनकम्प्लीट है, आइए हम नीचे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। आई सी एन एरोप्लेन, मैंने कहा मैं एक एरोप्लेन देखता हूँ, अब समझ में आती है ना मैं क्या देखता हूँ, मैं एरोप्लेन देखता हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई सी, कि मैं क्या देखता हूँ आपको समझ में आ गया। सो द सेंटेंस इज कंप्लीट, अभी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस तरह का और भी कुछ एग्जाम्पल है, देखिए ही लव्स, वो मोहब्बत करता है। ही लव्स होम, किसको मोहब्बत करता है, इनकम्प्लीट है ना भाई, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर मैं कहूँ ही लव्स हिज मदर, वो अपनी अम्मी से मोहब्बत करता है, तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि नहीं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ये रहा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ठीक ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा। ट्रांजिटिव वर्ब को दोनों चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए ऑब्जेक्ट भी चाहिए, वरना सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट से ही काम चला लेता है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब से कंप्लीट हो जाता है, उसकी मीनिंग हमें समझ में आ जाती है। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और मीनिंगफुल होता है, मानेदार होता है, समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहता है, तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, और डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। इट मीन्स, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल ऑपोजिट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने एग्जाम्पल, द चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है। समझ में आया कि नहीं आया, एक स्टेट है ये, है ना, बच्चा रोता है ना। तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा ना, फिर भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, रिवर फ्लोज, समझ में आती है कि नहीं आती है। ये जो फ्लोज है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है ये, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों कि ये जो फ्लोज है ना, ये जो वर्ड है फ्लोज इज यूज विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बगैर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड, और हम समझते हैं व्हाट द सेंटेंस वांट टू टेल, क्या सेंटेंस कहना चाहता है। एंड द सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बगैर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट है। इसलिए एक ये वर्ब कौन सा वर्ब हो गया, फ्लोज का कौन सा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज तेज दौड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आई। यहाँ जो एक वर्ड है आप कहेंगे कि ये तो फास्ट है, ये क्या है, ये फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फास्ट क्या है, ये एक कम्प्लीमेंट है। देखिए एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये नहीं बताया था मैंने, है ना।
ये सब्जेक्ट और अदर वर्ड ये क्या चीज़ है मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि जो अदर वर्ड है ना, अदर वर्ड को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद भार्ब होगा, भार्ब का अगर असर अदर वर्ड पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अगर असर नहीं होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, तो यहाँ आम पर कुछ असर होता है? बिल्कुल होता है। आम जू खाता जाऊँगा, आम जो है कम होता जाएगा, आम पर असर पड़ा कि नहीं? तो ये आम मैंगो यहाँ क्या हो गया, आम मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, मेरे मार्केट जाने से मार्केट का कुछ होता है क्या? मार्केट पर कुछ असर होता है? मार्केट पर कुछ असर नहीं होता है, इसलिए यहाँ टू मार्केट जो है कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया? तो ये यहाँ फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, टू स्कूल है, या टू स्कूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? हियर गोज़ इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। गोज़ क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया उसने। इट गोज़ एन इंट्रांजिटिव टू स्कूल आफ्टर इट, बट टू स्कूल इज नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कह दिया है इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब का लिस्ट यहाँ मैं दे रहा हूँ, देख लीजिए। ट्राई, डाई, लव, लीव, रन, कम, सीट, गो, स्लीप, स्टैंड, ये एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम जानने का कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में फ़र्क क्या है। नंबर एक, ट्रांजिटिव verbs नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर मीनिंग। ट्रांजिटिव verbs को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ता है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, बल्कि जबकि इंट्रांजिटिव verbs नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर मीनिंग। अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क क्या, अ सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव वर्ब का जुमले को पैसिव फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, जबकि अ सेंटेंस विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा फ़र्क। तीसरा फ़र्क क्या कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय बोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब का दोनों हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ का आखिर में कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सम वर्ब्स दैट आर बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ वर्ब्स है जो दोनों का काम करता है, ट्रांजिटिव का भी, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी। देयर आर सम वर्ब्स दैट कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन के मुताबिक जो है कुछ वर्ब्स जो है ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है। व्हेन दे हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव। जब उनके डायरेक्ट कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब के बाद, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे उस टाइम। और व्हेन दे डिड नॉट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर उनके कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव कहलाएंगे। ओके, आइए अब देखते हैं डिफिनीशन ऑफ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? In English grammar, all the verbs are either regular or irregular, depending on how they are conjugated. इंग्लिश ग्रामर है ना, अगर उनके हम गिरदान करें तो पता चलेगा कि सारी भाग या तो वो रेगुलर है ना, या वो इर्रेगुलर है। जितने भी भार्ब हैं वो या तो रेगुलर भार्ब से या इर्रेगुलर भार्ब से।
तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इर्रेगुलर वर्ब है? वेरी सिंपल, इर्रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे या रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? रेगुलर वर्ब इज अ वर्ब दैट फॉर्म्स इट्स सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी एट द एंड। अगर किसी वर्ब को चेंज करना चाहें, अगर वर्ब 1 से वर्ब 2 और 3, तो उस वक्त चेंज करते समय अगर डी या ईडी लगाकर सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। कहने का मतलब है वर्ब 1 से वर्ब 2 सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब 3 बनाया जाता है, तो उसको रेगुलर वर्ब कह सकते हैं या कहा जाएगा। और जिसके आखिर में डी या ईडी लगाकर सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनाया जाता है, कुछ और करना पड़ता है, तो उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल रेगुलर वर्ब्स के देखिए, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट है। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब 1, सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब 2, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3, है ना। जैसे अराइव, है ना, अराइव ईडी, अराइव ई पहले से है, सिर्फ डी ऐड किया गया है। अराइव्ड, यहाँ भी डी ऐड किया गया है, अराइव्ड। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, दोनों सेम, है ना। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, है कि नहीं। कॉल, कोल्ड, कोल्ड। कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड। डाई, डाइड, डाइड, है कि नहीं। तो इस तरह के वर्ब को क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। आइए अब देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल और दिया गया है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट चलते हैं इर्रेगुलर वर्ब के पास। इर्रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने इर्रेगुलर वर्ब। एन इर्रेगुलर वर्ब इज अ वर्ब हुज कंजुगेशंस फॉलोज अ डिफरेंट पैटर्न। जब हम किसी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल या सिंपल पास्ट फॉर्म बनाने चाहेंगे, तो बनाते वक्त अगर हमें वो रूल जो रेगुलर वर्ब के समय फॉलो हुआ अगर ना हो, यानी कि डी जोड़कर या ईडी जोड़कर अगर हम सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल ना बना सकें, तो इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, या उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और में क्या दिया गया है कि एन इर्रेगुलर वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट फॉर्म इट्स सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और एडी। मैंने कहा था ना कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय डी या ईडी ऐड करके हम नहीं बना सकते हैं, कुछ और करना पड़ता है, तो उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या करना पड़ता है देखते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल फिर समझ में हमें आ जाएगी, देखते हैं। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब 1, ये रहा वर्ब 2, ये रहा वर्ब 3। ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, वहाँ क्या कर रहे थे? ईडी जोड़ कर रहे थे या डी ऐड कर रहे थे, है कि नहीं। मगर यहाँ देखिए बिल्कुल इसका बिल्कुल उस रूल को फॉलो ही नहीं करता है। यहाँ देखिए कम, केम, कम, डू, डिड, डन, है ना। इस तरह के वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं।